नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर दोस्तों मिल जाएंगी। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे हम इस बेंच में जो क्या कर रहे हैं, मैथ प्रैक्टिस बेंच है दोस्तों, और यहाँ पे हम मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दोस्तों, खास तौर पे दोस्तों हमने यूपी पुलिस एसएससी जीडी है ना, ऐसे एग्जाम्स को देख के भी दोस्तों ये बेंच जो है शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ का पहला सवाल दोस्तों क्या है, आज दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में है। दोनों ही संख्याओं में से 12 घटा देने पर ये संख्याएं 7:9 के अनुपात में हो जाती हैं। तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आपको बताया गया है कि दो संख्याएं किस अनुपात में बताई गई हैं दोस्तों, 11:13 में। तो आप ऐसे लिख लीजिए इनको। फिर कहा दोनों में से 12 घटाया है, दोनों में से ही, और उसके बाद जो अनुपात बना है दोस्तों वह कितना बना है, 7:9 का। दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों में से घटा कितना है, 12, जबकि अनुपात में कितने का फर्क है, 13 में और 9 में कितने का फर्क है, 4 घटे हैं दोस्तों। अनुपात में कितने घटे हैं, 4। यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों, 11 में से कितने घटे, 4। तो 11 में से 4 घट के 7 आया, 13 में से 4 घट के दोस्तों 9। और दोस्तों कह रहा है कि 12 घटे, इसका मतलब ये जो 4 अनुपात है, 4 जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कि घट रहा है, ये किसके बराबर हुआ दोस्तों, 12 के बराबर हुआ। किसके बराबर हो गया दोस्तों, 12 के, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में तो घट रहे हैं 4, और दोस्तों वहाँ पे कह रहा है 12 घटने के लिए। इसका मतलब 4 अनुपात किसके बराबर हुए, 12 के, जिसमें मैंने 4 यूनिट लिखा। इसका मतलब दोस्तों 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, है ना, 4 तिये 12, 3 के। अब बताइए दोस्तों, संख्याओं का अनुपात क्या था, 11:3। आपको पता लग गया 1 3 के बराबर है। तो दोस्तों बताओ, ये 11 कितने के बराबर होगा, 3 गुणा कर दो। 1 अगर 3 है तो 11 तिये 33 होगी एक संख्या, और दोस्तों 1 13 तिये 39 होगी। तो इस तरीके से एक संख्या 33 हुई और एक दोस्तों क्या 39 हुई, और ये आया हमारा आंसर बी। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है दोस्तों, 3 धावक 16 किलोमीटर के वर्ताकार पथ पर एक स्थान से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ते हैं तथा उनकी चाल क्रम से है 4, 6 तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने घंटे बाद में उसी स्थान पर एक साथ दोस्तों मिलेंगे, ऐसा हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे कि इस प्रकार के सवाल में, है ना दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि एक 3 धावक 16 किलोमीटर का एक वर्ताकार पथ है, तो इसकी जो दूरी है दोस्तों, यानी कि लंबाई है, वह कितनी होगी दोस्तों, 16 किलोमीटर, है ना दोस्तों। दूरी कह लीजिए, लंबाई कह लीजिए, है ना। धावकों को दौड़ते हुए एक चक्कर 16 किलोमीटर का लगाना होगा, है ना, पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो उनकी चाल क्रम से ये है। तो कितने घंटे बाद में उसी स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे सवाल पे, है ना, जो धावक हैं यहाँ पे, जो भी 3 धावक हैं, इनके जो समय है दोस्तों उनका एलसीएम लेंगे और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन दोस्तों हमें समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे, है ना, हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम। हमेशा ये एलसीएम निकलेगा दोस्तों, किसका निकलेगा, समय का निकलेगा। ठीक है, ये बात तो हमें याद रखनी है। इसके बाद हमने समझा कि भाई दूरी तो बता दी यहाँ पे कितनी, 16, और ये जो है देखिए चाल क्रम से, ये चाल है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि पहली चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, दूसरी चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोस्तों तीसरी जो चाल है वह है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों देखिए ये होगी चाल और ये होगी दूरी। और मैंने कहा आपको ऐसे सवाल में जो है ना, वर्त के चारों तरफ कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है ना, और वे कितने देर बाद मिलेंगे, तो उसके लिए आपको एलसीएम निकालना उनके समय का। तो दोस्तों इनका समय कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना दोस्तों। हम अच्छे से जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक के लिए, पहले के लिए बात करिए, दूरी तो क्या हुई दोस्तों, यही इसी रास्ते पे दौड़ना है तो यही 16 किलोमीटर। तो दोस्तों दूरी कितनी है, 16, और चाल कितनी दोस्तों, 4। तो दोस्तों ये तो वह पहले का समय। चलिए दोस्तों दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। 3 है ना यहाँ धावक। अब देखिए दूरी इसकी भी कितनी दोस्तों, 16, क्योंकि ये भी दौड़ेगा इसी रास्ते पे, और उसकी चाल कितनी है दोस्तों, 6। तो बटे में कितना दोस्तों, 6। तो दूरी बटे चाल, इसका समय हो गया। तीसरे की बात कर लीजिए दोस्तों, है ना, 8, दूरी कितनी उसकी 16, और चाल कितनी दोस्तों, 8। तो देखिए दोस्तों पहले का समय कितना है, 16/4, दूसरे का कितना, 16/6, और दोस्तों तीसरे का जो आया है वह कितना है, 16/8 आया है दोस्तों। और आपको लेना क्या है, इनका एलसीएम लेना है दोस्तों, एलसीएम। और तो दोस्तों एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर हमें भिन्नों का एलसीएम लेना है तो जो ऊपर है, यानी कि जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम हर नहीं दोस्तों अंश कहते हैं, तो अंश का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे।
और दोस्तों हर का क्या ले देंगे हम, HCF ले देंगे। ये हम अच्छे से जानते हैं कि जब हमें भिन्नों का एलसीएम लेना होता है तो एलसीएम निकलेगा ऊपर और नीचे निकल जाएगा एलसीएम। तो दोस्तों 16 16 16 का कोई एलसीएम निकालने लगे तो दोस्तों 16 ही आएगा या नहीं। देखो अगर 16 से ही नहीं एक एक आ जाएगा तो एलसीएम कितना है दोस्तों, 16 ही आया। और दोस्तों इनके HCF की बात करें तो दोस्तों देखिए यहाँ पे HCF कितने आने वाला है, 2 आने वाला है। 2 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा दोस्तों, इसको भी काट देगा। 2 के बाद ये किसी और संख्या से नहीं कटेंगे। जैसे यहाँ पे HCF दोस्तों 2 लिखो, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा कटने के बाद 3 और दोस्तों ये कितना 4। तो दोस्तों अब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो दोस्तों ये इसका HCF कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई कि भाई एलसीएम हो गया 16 और HCF हुआ नीचे वालों का 4 6 और 8 का 2, और 2 से अगर 16 को काट दे तो दोस्तों कितना होगा 8। और इस तरीके से हमारी सवाल का दोस्तों आंसर हुआ 8 घंटे, और ये आंसर है आपका सी। और उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है आपके सामने। कहा है दोस्तों एक बर्तन में दर्व से भरा है, एक बर्तन दर्व से भरा है जिसमें 5 अंश दूध तथा 3 अंश पानी है। इस मिश्रण में से कितनी मात्रा निकाली जाए और उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए कि मिश्रण में अब आधा दूध और आधा पानी रह जाए। दोस्तों ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए दोस्तों समझते हैं जरा ये क्या कहना चाह रहा है कि 5 अंश तो दोस्तों दूध है और 3 अंश क्या है दोस्तों, पानी है मिश्रण में। ठीक है दोस्तों, कोई मिश्रण है हमारे पास, उस मिश्रण में दोस्तों दूध है और क्या है, पानी है। और दोस्तों कितने हिस्से बता रहे हैं, 5 हिस्से दूध के, है ना, 5 अंश कहा ना। तो इसका मतलब मिश्रण में दोस्तों दूध और पानी का मिश्रण है, और किस हिसाब से दोस्तों, 5 अंश दूध के तो 3 अंश किसके हैं, पानी के। तो दोस्तों मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो चुका है यहाँ 5:3। दोस्तों आगे क्या कहा, इस मिश्रण में कितनी मात्रा निकाली जाए और उसके स्थान पर ही पानी भर दिया जाए कि मिश्रण में अब आधा दूध और आधा पानी रह जाए। देखिए दोस्तों मान लीजिए इसमें से हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, मिश्रण निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, मिश्रण है ना, निकाला, इसमें से हमने मिश्रण निकाला। तो दोस्तों यहाँ तक है मान लीजिए मिश्रण, और अब जो मिश्रण बचा शेष मिश्रण दोस्तों देखो निश्चित रूप से उसमें मात्रा जो पहले से है जो दोस्तों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि भाई दूध और पानी का अनुपात अब भी उसमें यही बना रहेगा 5:3 ही। दोस्तों मतलब हमने कोई मिश्रण बनाया, जैसे घोल बना लिया है, ठीक है, लगातार आप उसे मूव कराते रहो दूध और पानी को, और उसमें से फिर निकाल लीजिए कुछ पानी, है ना। ये मतलब आपके पास 5 लीटर दूध, ऐसे मान लीजिए ये मिश्रण 5 लीटर बना है, 1 लीटर निकाल लिए, तो जो बाकी बचा हुआ 4 लीटर मिश्रण आपके पास होगा दोस्तों, उसके अंदर भी अनुपात उतना ही होगा, है ना दोस्तों। तो ये बात आपको क्लियर है कि दोस्तों बेशक आप किसी मिश्रण से कुछ हिस्सा निकालिए, जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें भी अनुपात बदलेगा नहीं, बिल्कुल भी। तो देखिए दोस्तों जो नया मिश्रण होगा या शेष मिश्रण होगा, शेष मिश्रण कह लेंगे दोस्तों, उसमें क्या होगा, उसमें भी दूध और पानी का अनुपात दोस्तों 5:3 ही रहेगा। इस बात का हमने फायदा उठाया। देखिए उसके बाद क्या कहा, इसने इसमें पानी ऐड करा, तो शेष मिश्रण में होगा जो कुछ ऐड होगा। अब देखिए दोस्तों निकाल लिया जाए, उसके स्थान पर पानी भर दिया जाए, तो मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी। अगर आप आधा दूध और आधा पानी को अच्छे से समझेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अनुपात क्या आएगा, देखिए अगर आप इसे आधा दूध ऐसे लिख दें 1/2 और पानी को 1/2 लिख दें और 2 से 2 काट दें, तो आधे दूध और आधे पानी का अनुपात भी दोस्तों 1:1 होगा। 1 दोस्तों कितना, 1। अब देखिए दोस्तों इसमें अब क्या भरा है ना, मिश्रण निकाल के, ये था पहला मिश्रण है ना दोस्तों, पुराना मिश्रण, उसमें भी 5:3, शेष मिश्रण उसमें भी अनुपात 5:3। और दोस्तों क्योंकि इन्होंने पानी भरा है, क्या भरा है दोस्तों, पानी का अनुपात ये है, तो दोस्तों पानी के ही अनुपात में बदलाव हो, है ना, दूध के मिश्रण में कोई बदलाव ना हो। इसलिए दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 बनाएंगे, और दोस्तों इसके लिए मैं इसमें क्या करूँगा, 5 से गुणा कर दूंगा। तो चलिए देखिए दोस्तों ये तो जो का तो रहा 5:3 है ना शेष मिश्रण, और अगर इसमें 5 से गुणा करें, क्योंकि हमें दूध का अनुपात नहीं बदलना है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आएगा आपको कि देखिए दूध जब समान है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ 5, तो यहाँ पानी का जो मिश्रण है वो 3 अनुपात था और अब कितना है 5, यानी कि दोस्तों 2 अनुपात ऐड किए गए। कितने ऐड किया गया, 2। तो हमें पता लग गया कि पानी कितना मिलाया गया है दोस्तों, 2 मिलाया गया है।
लेकिन दोस्तों पूछा क्या गया था, इस मिश्रण में से कितनी मात्रा निकाली गई है, निकाला कितना मिश्रण गया था वो समझते हैं। तो दोस्तों अनुपात में हमें पता लगा कि हमें 2 अनुपात है ना 2 यूनिट निकाला है इसमें से। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, निकाला तो यहीं से था ना मिश्रण, तो दूध 5 अनुपात था, पानी कितना था दोस्तों 3, और क्योंकि दोस्तों शेष मिश्रण में भी हमने यही अनुपात रखा, तो दोस्तों समझिए कि भाई 5 ये था और 3 ये था दोस्तों, 2 उसमें ये भी था, ये जो उसमें निकाल लिया था। तो देखिए दोस्तों 5 और 3 8 और 2 10, तो उस हिसाब से दोस्तों टोटल मिश्रण कितना था 10 यूनिट था। भाई ये हमने अनुपात ऐसे ही रखा ना, यहाँ पे 5 लिया यहाँ पे 3 लिया, और दोस्तों यहाँ पे भी 5 है यहाँ भी 3 है, वो तो जो का तो ले लिया और जो निकाला गया उसको भी ऐड कर लिया। तो इसका मतलब 5 और 3 8 और 2 10 यूनिट थे टोटल, और निकाले उसमें से कितने गए थे 2 यूनिट। तो दोस्तों 2 यूनिट निकाले थे, और 5 और 3 8 तो यहाँ पे भी थे, 2 पहले भी थे क्योंकि ये 2 ही तो निकाला था, और दोस्तों 2 उसमें भी जोड़ लो तो उस समय टोटल 10 यूनिट था। तो बटे में दोस्तों कितना 10, तो 10 में से 2 यूनिट निकाला गया था, तो 2 एकम 2 2 पंजे 10, यानी कि दोस्तों 1/5 भाग, यहाँ पे 1/5 भाग दोस्तों मिश्रण जो है वो निकाला गया। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो ए होगा। उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, यदि 1 रुपये में 15 बटन खरीद कर 1 रुपये में 10 बटन की दर से बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों 15 बटन हमने खरीदे हैं 1 रुपये में, और दोस्तों 10 बटन हमने बेच भी दिए हैं कितने में 1 रुपये में। तो दोस्तों आपको लाभ प्रतिशत बताना, तो दोस्तों मैं क्या कह सकता हूँ, 15 बटनों का खरीदना मतलब क्या क्रय मूल्य, अर्थात 15 बटन का दोस्तों क्या क्रय मूल्य है वो 1 रुपया ही है, और दोस्तों 10 बटन का विक्रय मूल्य वो भी क्या है दोस्तों 1 रुपया ही है। तो दोस्तों क्या ये लाइन लिख सकते हैं यहाँ से कि भाई यहाँ पे 15 बटन का क्रय मूल्य और 10 बटन का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों बराबर है, दोनों 1 ही रुपया है, दोनों क्या है दोस्तों 1 रुपया है ना। 15 1 रुपये में खरीदे और 10 1 रुपये में बेचे, तो 15 का क्रय मूल्य 10 के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए दोस्तों गुणा के मान दूसरों के बटे के अपने क्रय बटे में लिया ये विक्रय, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कितना देखिए ये 10 और बटे में ये क्या जाएगा दोस्तों 15। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि यहाँ से तो हमने ये विक्रय मूल्य बटे में है ना बराबर से दूसरी तरफ और ये 15 इधर बटे में लिख दिया। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब ये है कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य तो है 10 रुपये, तो बेचा कितने में गया है 15 में बेचा गया है, तो दोस्तों लाभ कितने का हुआ है 5 का। दोस्तों लाभ कितने का हुआ है 5 का, और हमें बताना है लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ जो कि कितना है यहाँ 5, और क्रय कितना निकल के आया दोस्तों यहाँ 10, और गुणा दोस्तों कितना 100, और इस तरीके से कैलकुलेट करिए, 0 कैंसिल कर दी, 5 गुणा 10 50, तो 50% का दोस्तों यहाँ क्या है लाभ है। आपका आंसर हुआ दोस्तों डी। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए। तो आइए दोस्तों इन क्वेश्चनों को करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 67 और 68वां क्वेश्चन हमें इस पाई चार्ट की सहायता से करना है, और दोस्तों यहाँ पे पूरी जानकारी जैसे कि आपको पता है पूरी लैंग्वेज दी जाती है कि पर्सन संख्या 67 से लेकर 68 को आप इस पाई चार्ट की मदद से कीजिए, है ना, जिसमें यहाँ पे कुल अंक आपको 540 बताए गए हैं दोस्तों, इस प्रकार से पूरी लैंग्वेज। और दोस्तों क्वेश्चन क्या है 67वां, विद्यार्थी द्वारा गणित में विषय में प्राप्त अंक कितने हैं, और 68 है विद्यार्थी द्वारा 108 अंक प्राप्त किए गए हैं किस विषय में। तो इस प्रकार से 2 सवाल हैं। तो दोस्तों पाई चार्ट काफ़ी आसान होता है, बस देखना होता है कि ये चीज़ें किस में बटी है। अगर परसेंटेज में बटी है तो टोटल जोड़ हमें देखेंगे अगर करके, तो हमेशा क्या मिलेगा दोस्तों प्रतिशत में 100 मिलेगा, और डिग्री में दोस्तों टोटल डिग्री कितनी होती है 360, चाहे ना जोड़ के देख लो। और दोस्तों बस इसी बात का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे इसने कहा विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में कितने अंक प्राप्त किए, तो इसने गणित में कहा, तो दोस्तों इस पाई चार्ट में हमने गणित को ढूंढा, और गणित में हमें डिग्री कितनी मिली 90, और दोस्तों हमने 90 डिग्री रखा, और बटे में टोटल डिग्री कितनी लेंगे हम, है ना, सबको जोड़ लीजिए चाहे तो, और ये आपको पता ही है दोस्तों 360 होते हैं, तो 90 गणित के, और दोस्तों टोटल डिग्री कितनी 360, और दोस्तों कुल अंक कितने हैं 540, वो यहाँ पे लिख दीजिए आप। तो दोस्तों गणित विषय के नंबर यहाँ से हमें आसानी से मिल जाएंगे। चलिए कर देते हैं कैलकुलेट, 0 9 चौक 36, अब 4 से काट दो, 4 एकम 4 दोस्तों 1 बचेगा, 4 3 12 4 5 20, तो कुल मिला के दोस्तों गणित में नंबर कितने आए 135। तो देखिए कितना आसान था इस क्वेश्चन को करना। अब देखिए दोस्तों दूसरे सवाल की बात करते हैं, विद्यार्थी द्वारा 108 अंक प्राप्त किस विषय में किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन है हमारे पास भाई, एक तो जैसे हमने 90 बटे 360 करके गणित के निकाल ले, ऐसे अंग्रेजी के निकाल ले, ऐसे समाज विज्ञान के, ऐसे विज्ञान के, और ऐसे हिंदी के। और देखिए दोस्तों किस का मान क्या है ना 108 आता है, और वही सब्जेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर दोस्तों उल्टा कर लेते हैं, भाई हमें नंबर पता लग गई कितने 108,
कितने में से आई है दोस्तों? 540 में से, ठीक है दोस्तों। और टोटल डिग्री कितनी होती है? 360 होती है दोस्तों। अब ऐसा कर लो आप, इसमें 0 से 0 काट ली दोस्तों, 18 दूनी 36, 18 तीय दोस्तों कितने? 54। अब इसे काट दो, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 36 दूनी 72। तो दोस्तों आपकी 72 डिग्री आ गई। अब देखिए दोस्तों, ऐसा करने से हमने नंबरों को, है ना, यहाँ पे तो क्या करा, डिग्री को हमने नंबरों में बदला, है ना। तो डिग्री लिखी, टोटल डिग्री लिखी 360 और गुणा नंबर कर दिए 540। इसमें हमने नंबरों को ही डिग्री में बदल दिया दोस्तों। 108 लिखे, टोटल नंबर 540 बटे में, और डिग्री टोटल कितनी? 360 गुणा में लिख दी, तो 72 डिग्री आ गई। और जैसे हमें पता लगा कि 72 डिग्री आई है तो सामाजिक विज्ञान के हैं, तो दोस्तों हमें पता लग गया कि 108 किस में आवेंगे? सामाजिक विज्ञान में आवेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ अब तक हम, है ना दोस्तों। जो पिछले 2 क्वेश्चन थे जो पाई चार्ट के थे दोस्तों, 2 क्वेश्चन मिलाते हुए ये क्वेश्चन 7वां बैठ रहा है दोस्तों हमारा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब ये सवाल क्या है, 3 की पावर 25 और 8 की पावर 12 और 9 की पावर 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी दोस्तों, हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? अभाज्य। देखिए दोस्तों गुणनखंडों की संख्या एक अलग नियम से निकलते हैं। यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंडों की बात करेंगे। अभाज्य अर्थात वो संख्या जिनके दोस्तों केवल 2 फैक्टर हो, एक खुद और केवल एक। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 3 है ये एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोस्तों 3 का 3 और 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। पावर 25 का मतलब क्या है? 3 को आप कितनी बार लिखोगे? ऐसे 25 बार लिखोगे दोस्तों। कितनी बार लिखोगे? 25 बार। जितनी पावर उतनी बार लिखोगे। फिर दोस्तों देखो 8 के तो टुकड़े होते हैं, तो दोस्तों 8 को आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसके टुकड़े ना हो। तो आपको पता है 8 को आप क्या लिख सकते हो भाई? 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना दोस्तों। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, नहीं होता है? तो दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो दोस्तों। कितना? 2 की पावर 3। और दोस्तों फिर जो बेस में नंबर बनेगा 2, जैसे कि बेस में नंबर यहाँ क्या है? 3। पावर की तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी पावर उतनी बार लिखा जाना है नंबर, है ना। चलिए इसको एक बार हटाते हैं, है ना दोस्तों। तो 8 के जो है अभी फैक्टर होते हैं और इसको आपको अभाज्य में बनाना था। और अभाज्य आपने क्या कहा कि भाई 8 को तो आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, और जो नीचे का नंबर है बेस नंबर वो एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों ये 3 की पावर 25 ऐसे रहने देते हैं। 8 को लिखा मैंने दोस्तों 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है दोस्तों? यहाँ 12 है। अब देखिए दोस्तों 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो फिर 9 को क्या लिखें हम? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 गुणा 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। और 9 को अगर 3 की पावर 2 लिखोगे तो जो बेस नंबर 3 है वो एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इस 9 को हमने लिखा 3 की पावर कितना? 2, और बाहर पावर कितनी है दोस्तों? 10। क्लियर है? तो दोस्तों 3 की पावर कितना? 25, 2 की पावर 12 3 36 दोस्तों, गुणा हो जाती है यहाँ पे, हमें पता है। और यहाँ पे 10 दूनी 20। तो देखिए दोस्तों ये एक अभाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या, और हमें यही बताना कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो 3 को गुणा में कितनी बार लिखेंगे आप? 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बार लिखेंगे? 25 बार दोस्तों। फिर दोस्तों 2 को कितनी बार लिखोगे आप? 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार दोस्तों? 36 बार। जितनी पावर उतनी बार। और दोस्तों ऐसे लास्ट वाला 3 गुणा 3 कितनी बार लिखोगे आप? 20 बार लिखोगे दोस्तों, उतनी बार। और ये सारे के सारे क्या है? इनके गुणनखंड है दोस्तों। 3 गुणा 3 25 बार, 2 गुणा 2 36 बार, और 3 गुणा 3 20 बार। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों ये 25 बार आ रहा है, ये 36 बार, और ये कितनी बार? 20 बार। तो जितनी पावर होती है उतनी बार ही आई है ये। तो दोस्तों क्यों ना आप इनको पावर को ऐड कर दें कि भाई ये तो आएगा 25 बार, ये गुणनखंड 25 आएंगे, ये कितने? 36 गुणनखंड है। और दोस्तों ये कितने गुणनखंड है? 20 गुणनखंड। अब इनको जोड़ो जरा, 0 6 और 5 11, 2 और 3 5 और 2 7 और 1 हासिल का दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 3 2 और 3 एक अभाज्य से थे, और इनकी जो पावर थी इनके गुणनखंडों की संख्या थी, और इन पावर जोड़ने पे हमें मिला 81, अर्थात इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्तों क्या हुई? 81 हुई। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो 350 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ऊपर की लाइन देखते हैं कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यह तो उसकी रेलगाड़ी क्या है दोस्तों? चाल है, और 22 सेकंड में पार की खंबे को। तो दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं कि रेलगाड़ी जब एक खंबे को पार करती है तो उस समय, है ना दोस्तों, जब खंबे को पार करती है तो उस समय जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही दोस्तों क्या होती है? दूरी होती है ना दोस्तों। खंबे को पार करने में रेलगाड़ी को अपनी खुद की लंबाई को तय करना होता है, अपनी खुद की लंबाई को। तो दोस्तों उसकी चाल कितनी है यहाँ? 36 किलोमीटर प्रति घंटा,
है ना दोस्तों, और समय कितना लिया है उसने, 22 सेकेंड। तो दोस्तों अगर मैं पता करना चाहूँ कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, आखिर उसने कितनी दूरी तय की है दोस्तों, वो जो दूरी है वही रेलगाड़ी की क्या है, लंबाई है। तो बताओ दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। लेकिन दोस्तों रुकिए, ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, सेकंड। अगर यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे भी सेकंड ही होना चाहिए, अर्थात मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा को आप 5/18 से गुना करके आप अच्छे से जानते हैं मीटर प्रति सेकंड बना लिए। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए दोस्तों अब दूरी बताते हैं। तो दूरी बराबर क्या हुआ, यानी कि रेल की लंबाई दोस्तों चाल गुना समय। चाल 10 और समय कितना, 22। तो दोस्तों 10 गुना 22, 220 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी दूरी तय की उसने, 220 मीटर दूरी तय की। अब देखिए कितना आसान हो सकता है ये सवाल। हम क्या कहेंगे, भाई ये रेलगाड़ी 220 मीटर की दूरी कितने सेकंड में पार की है, 22 सेकंड में। 220 मीटर की दूरी तो इसने पार किया है दोस्तों कितने में, 22 सेकंड में। तो दोस्तों ये 350 मीटर को कितनी देर में पार करेगा। तो दोस्तों 1 मीटर की दूरी को पार करने में इसे कितना टाइम लगेगा। देखिए दोस्तों 22 बटे कितना, 220, ये तो हुआ। अब देखिए जब यह 350 मीटर लंबी सुरंग को पार करेगा, एक बार टोटल लंबाई भी लिख लो दोस्तों। चलिए यहाँ पे बनाते हैं चित्र। तो रेलगाड़ी को खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी और सुरंग की लंबाई, यानी खुद की लंबाई की तो कितनी आ गई थी दोस्तों, 220, और सुरंग की लंबाई कितनी है, 350। जोड़ दो इनको जरा, 0, 5 और 2 7, 3 और 2 कितने, 5। तो दोस्तों उस समय उसे 570 मीटर की दूरी जो है दोस्तों वो कवर करनी पड़ेगी। दोबारा से देख लीजिए दोस्तों, एक एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ कि दोस्तों कहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। तो हमने कहा कि भाई जब खंबे को पार करते हो रेलगाड़ी खुद की लंबाई जो है दोस्तों दूरी के रूप में तय करती है। तो दोस्तों ये चाल थी, ये समय था, है ना। इस चाल को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला 5/18 से गुणा करके। 18 दूनी 36, है ना दोस्तों, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये होगी दोस्तों चाल, ये हो गया 22 समय, है ना। चाल 10 और दोस्तों समय कितना, 22। तो 220 मीटर आ गई रेलगाड़ी की लंबाई। तो दोस्तों ये लंबाई उसने कितने समय में पार की है, 22 सेकंड में। 220 मीटर 22 सेकंड में पार कर दिया। सवाल क्या है कि भाई 350 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों जब वो सुरंग को पार करेगी, रेल को खुद की अपनी पूरी की पूरी लंबाई तय करनी पड़ेगी, इसके अलावा सुरंग की लंबाई भी, तब जाके सुरंग पार होगी दोस्तों। क्लियर है आपको। तो 570 मीटर की दूरी तय करनी होगी। तो 1 मीटर में इतना समय लगता है, 570 का निकालने के लिए गुणा कर दो 570 से। ठीक है दोस्तों, कर दीजिए गुणा। अब बताओ कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 0 से तो 0 काट लो, 22 से कट गया 22, कितने बच गए, 57। तो आपका आंसर ही कितना आ गया दोस्तों, 57 सेकंड लगेंगे। तो आंसर आ गया बी। क्लियर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। और देखिए दोस्तों, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ये मैथ प्रैक्टिस बेंच है और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन अलग टॉपिक से आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पे है ना एक पहले से आर अग्रवाल का बेंच जो है दोस्तों वो चला हुआ है, और वो दोस्तों वो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट पर आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट पर जाइए और उस बेंच को ज़रूर देखिए, और सभी वीडियो और जो जितने भी लेसन है, जैसे कि ये दोस्तों आपका चाल समय दूरी वाली लेसन से है, और वो वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि हम इसमें एक ट्रिक लगाएंगे और दोस्तों फिर आपको समझ में ना आए कि वो कहाँ से आई, है ना, ताकि आप वहाँ से देख सकें, तो आपको विस्तार से चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी कि चीज़ें कैसे हो रही हैं आखिरकार। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक साइकिल द्वारा एक निश्चित समय में पहुंचना चाहता है। अपने घर से वो ऑफिस एक निश्चित समय पे पहुंचना चाहता है, टाइम फिक्स है दोस्तों। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो दोस्तों इसे हम कहेंगे पहली चाल। दोस्तों जिन्होंने ये चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें अच्छे से पता है कि ये पहली चाल और दूसरी चाल वाले मेथड से हो जाएगा। कि दोस्तों पहली चाल है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोस्तों जब इस चाल से वह जा रहा है तो उसको क्या हो रहा है, तो 4 मिनट बचता है, अर्थात वो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। 4 मिनट दोस्तों क्या पहुंच गया, पहले, ऐसा आपने लिखा। इसके बाद देखिए, जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है, तो दोस्तों सेकंड चाल उसकी कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों क्या कहा कि उसे और 5 मिनट की आवश्यकता है, अर्थात वह 5 मिनट लेट हो गया दोस्तों, 5 मिनट देर होगी उसको। ठीक है ना दोस्तों, ये बात समझ में आ गई आपको। तो दोस्तों उसके बाद क्या कहा, उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, देखिए चाल का एक बार अंतर कर लीजिए, कितना है दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय का अंतर, अगर एक पहले और एक देर है तो दोस्तों जोड़ देंगे आप इन्हें, 5 और 4 कितने, 9 मिनट का अंतर है समय में। और दोस्तों आपका दूरी का जो फॉर्मूला है इस वाले मेथड में वो क्या है, पहली चाल
गुणा दूसरी चाल। दोस्तों अगर आपने वो वीडियोस देख ली है सारी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें है ना बहुत अच्छे ढंग से हमने समझी है। पहली चाल गुणा दूसरी चाल, गुणा दोस्तों क्या, समय का अंतर, समय का अंतर, और दोस्तों बटे में क्या, चाल का अंतर। और बस दोस्तों गौर करने वाली बात यह है, क्योंकि आपके जो समय है वो मिनट में है, तो उसे मिनट घंटे बदलने के लिए हमें 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों पहली चाल लिख लीजिए, कितनी है आपकी, ये 10। दूसरी चाल कितनी है दोस्तों, आपकी 8 है, तो 8 लिख लीजिए, पहली चाल होगी, दूसरी चाल लिख दी। फिर देखिए समय का अंतर, 5 और 4, एक पहले था एक देर था दोस्तों, जोड़ा हमने 9 मिनट का अंतर आया। तो दोस्तों समय का अंतर हमने 9 लिख दिया, और क्योंकि ये मिनट में है तो यहाँ पे दोस्तों हम इसे भाग दे देंगे 60 में, ताकि ये दोस्तों घंटे में हो, क्योंकि ये हमारे घंटे में आंकड़े। उसके बाद चाल का अंतर जो कि कितना है, 10 में से 8 घटा के दोस्तों कितना है, 2। आपने यहाँ 2 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, है ना, 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 से और काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, और दोस्तों 3 तिये 9, अब 3 दूनी 6। तो दोस्तों जो दूरी है वह कितनी आ गई, 6 किलोमीटर। तो देखिए कितना आसान पड़ता है चीज़ें, है ना, कि अगर आपको ये चीज़ें पहले से दोस्तों पढ़ता है तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में दोस्तों, 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 30 दिन में कर सकता है। एक कार्य करके 10 दिन तक कार्य करता है, एक कार्य आरंभ करके 10 दिन तक करता है, तब बी उसमें शामिल हो जाता है, दोनों मिलकर उसे पूरा कर देते हैं तथा 480 रुपये कार्य के लिए प्राप्त करते हैं। तो ए का भाग आपको इसमें से बताना है। तो गौर करिए दोस्तों, एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है दोस्तों, 20 दिन में, और एक कार्य करके कितने दिन हो गए दोस्तों, 10 दिन तक करता है। जो आदमी 20 दिन में पूरा ही काम खत्म कर देगा, 10 दिन में क्या उसने आधा काम नहीं कर दिया होगा, बिल्कुल कर दिया होगा दोस्तों। तो ए ने 10 दिन में आधा कार्य कर दिया, आधा काम पूरा किया, है ना दोस्तों, क्योंकि वो 20 दिन में पूरा ही काम कर देता, तो आधा काम उसने 10 दिन में कर ही दिया, इसलिए आधी मजदूरी होगी दोस्तों उसकी, आधी मजदूरी, यानी कि 480 में से आधा कर दो आप, कितने दोस्तों, 240 रुपये, और शेष भी कितने दोस्तों, 240 रुपये, ठीक है। तो 240 रुपये तो आधी पहले से उसकी मजदूरी होगी। अब देखिए दोस्तों, दोनों मिलकर उसे काम को पूरा कर देता है जब बी आ गया, तो दोस्तों इसके आगे जो मजदूरी बटेगी वो इनके अनुपात में बटेगी दोस्तों। इससे आगे दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और किसके अनुपात में, अक्षमता के अनुपात में। ए पूरा काम कितने दिन में करता है दोस्तों, 20 दिन। ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ताकि अक्षमता पता लग जाए। बी दोस्तों कितने में करता है, 30 दिन। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ गया दोस्तों, 60, 20 तिये 60, और दोस्तों 30 दूनी 60। यही दोस्तों क्या है, हमारी अक्षमता है, अर्थात एक दिन में जो ए है वह 3 यूनिट काम कर सकता है, और जो बी है दोस्तों वह 2 यूनिट काम कर सकता है। तो दोस्तों देखिए आधा जो काम है वो ए पूरा कर चुका है, इसलिए आधी मजदूरी से मिली गई है। बाद में दोस्तों ए और बी ने मिलकर उसे काम को पूरा कर दिया, तो बाकी बचे कितने, 240 रुपये। उसमें से भी ए का हिस्सा कितना होगा, 3, और दोस्तों जोड़ दीजिए ना, 3 और 2 5, है ना, अक्षमता के अनुपात से बांट रहे, 1:3 आया, 3 और 2 5 हो गए दोस्तों यहाँ पे, और गुणा दोस्तों 240। अब देखिए जरा, 5 चौक 20, 5 अठे 40, गुणा कर दीजिए, 3 अठे 24 हो गए दोस्तों, है ना, 3 चौक 12 2 14, तो 144 रुपये यहाँ से बैठ गए, 240 रुपये पहले आधी मजदूरी के। तो इस तरीके से ए की कुल मजदूरी दोस्तों 4 4 8 और 384 रुपये दोस्तों, है ना, 384 रुपये कुल मजदूरी बैठी यहाँ पे किसकी, ए की। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दोस्तों बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, और इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं बेवकूफ़ सा बनाने का प्रयास किया है। देखिए जरा ध्यान से दोस्तों, सवाल में कहा 175 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 14 सेकंड में पार करती है तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलने वाली 150 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन से 2 मिनट तथा 10 सेकंड में आगे निकल जाती है। पहली ट्रेन की गति क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पहली ट्रेन की गति यानी कि चाल बतानी है। चाल के लिए दोस्तों हमारे पास क्या होना चाहिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होना चाहिए दोस्तों, दूरी बटे समय। और देखिए दोस्तों गौर करिएगा, 175 मीटर लंबी एक ट्रेन खंबे को पार करने में 14 सेकंड लेती है। आज ही हम ये बात कर चुके हैं भाई, खंबे को जब पार करती है तो जो दूरी होती है वो खुद ट्रेन की क्या हो जाती है दोस्तों, लंबाई हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, और समय भी बता दिया इन्होंने। तो देखिए 175 मीटर लंबी तो ट्रेन होगी, दूरी तो होगी यही 175 मीटर, ठीक है ना दोस्तों, 175 मीटर। और दोस्तों समय कितना हो गया, 14 सेकेंड। बस दोस्तों ये किस में है, मीटर में,
और दोस्तों वो किस में, सेकंड। अगर यहाँ से सोल्व करें तो मीटर प्रति सेकंड आंसर आएगा, जबकि ऑप्शनों को ध्यान से देखें बस किलोमीटर प्रति घंटा है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। बस इतना सा काम था दोस्तों इस सवाल में। और आगे का सारा डाटा दोस्तों देखो बेवजह से दे रखा है ना दोस्तों, बेवकूफ़ सा बनाने का प्रयास नहीं किया एक तरीके से, तो बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। किससे काटिएगा दोस्तों, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14 है ना दोस्तों, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। अब 2 से इधर काट दीजिए, 9 बार, 5 पंजे 25, 5 नम 45, थोड़ा सा कैलकुलेट कर दिया और आपका आंसर आपके सामने है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ए ऑप्शन मिल गया आपको। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, 2 साइकिलों के पहियों का व्यास 66 सेंटीमीटर तथा 72 सेंटीमीटर है। 2 पहिए हैं दोस्तों, एक का व्यास कितना बताया, 66 सेंटीमीटर, और एक का दोस्तों क्या बताया, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी को तय करने में 1188 बार घूमता है, दोस्तों बड़ा तो यही होगा ना जिसका व्यास बड़ा है 72 सेंटीमीटर, तो छोटे पहियों को उसी दूरी को तय करने में कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये छोटा है साइज में से ज़्यादा बार घूमना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें क्या लगा दीजिए, आप सिंपली मिश्र समानुपात लगा दीजिए कि भाई जो यहाँ पे जो पहिया कितने का है दोस्तों, 66 के व्यास का है, उसके चक्कर कितने, मान लिए x, और दोस्तों जिसका व्यास कितना है 72 है, उसके चक्कर कितने हैं 1188। बस दोस्तों इस 66 को बटे में भेज दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा 72 गुना 1188। ठीक है दोस्तों, बटे 66। मिश्र समानुपात आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने काफ़ी किया भी है। तो 11 छिके 66 दोस्तों, 11 एकम 11, 11 जीरो जीरो, 11 अट्ठे 88, 6 से इसको काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12। तो दोस्तों आपका आंसर कितना आया, 1296। देखिए कितना आसान सवाल था, आपका आंसर वडी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, 10%, 20% और 40% उत्तरोत्तर मतलब दोस्तों क्रम से है ना, छूटों का एकल छूट बराबर होगा। या दोस्तों इन्हें ऐसे बोल सकते थे कि 10%, 20%, 40% की क्रमशः बट्टों का है ना दोस्तों समतुल्य बट्टा क्या होगा। दोस्तों एक ही बात है ना, बट्टे की बात है, इनकी छूट की बात है यहाँ पे 3 है इस बार। एक 10 की दोस्तों छूट है इसलिए मैंने माइनस चिन्ह लगाया, 20 और फिर क्या दोस्तों 40 की। और देखिए बहुत ही आसान है, अगर 2 होता तो दोस्तों कैसे कर रहे होते कि भाई 10 में से आप क्या करिए, 100 में से 10 को घटा दीजिए कि 100 पे 10 की छूट मिलेगी 90%। फिर दोस्तों 100 में से 20 को घटा दीजिए 80%, और दोस्तों 100 में से 40 को घटा दीजिए कितना दोस्तों 60%। 100 में से घटा के लिख दीजिए। अब देखिए अगर 2 नंबर होते हैं यहाँ पे 2 छूट, तो 100 का लिखते, एक कटा हुआ मान लीजिए, 2 है 3 है तो दोस्तों 200 के आएंगे। कहने का मतलब है एक कम 100 आना है नीचे, जितने डाटा है 3 डाटा है तो 2 लिए हमने, 100 एक कट चुका है ऐसा समझिए। तो दोस्तों 1 2 3, 1 2 3 ये काट दिया, बचा नीचे 10, उसको बाद में देख लेंगे। 9 अठे 72 गुणा 6 दोस्तों, देखिए 6 दूनी 12, 6 सते 42 और 1 43, और दोस्तों 10 से लग जाएगा पॉइंट। क्लियर, यानी कि दोस्तों कोई चीज़ जो 100 की थी वो 43.2 की बिक रही है, तो छूट कितने की मिली, 100 की चीज़ अगर दोस्तों कितने में बिके 43.2 में, तो छूट पता करने के लिए घटा लो। 10 में से 2 गए कितने 8, 9 में से 3 गए कितना 6, और 9 में से 4 गए कितने 5, तो 56.8% की दोस्तों क्या मिल रही है यहाँ पे, एकल छूट मिली है। इन सभी की समतुल्य छूट दोस्तों ये बैठी 56.8%। और उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको जरूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं। आज इतने रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।